नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग आज माध्यमिक कक्षा हाई स्कूल NIOS के अर्थशास्त्र विषय के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग मॉड्यूल 2 पर हैं अर्थव्यवस्था के विषय में, जिसमें के अंतर्गत की जो 5वां अध्याय था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी केंद्रीय समस्याओं के बारे में जाना। और आज का जो अध्याय है वो 6 है, जिसमें कि हम मूल आर्थिक गतिविधियों के विषय में पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या अपने परिचितों के साथ शेयर करें, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो NIOS से पढ़ रहे हों, ताकि जो हमारी जो ये पहल है इसका लाभ वो भी उठा सकें। तो आइए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो जो मूल आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण। तो हम इन्हीं तीनों के बारे में आज के इस चर्चा में जानेंगे। तो होता क्या है, आप लोगों को पता है कि आवश्यकताओं की तुष्टि की जाती है संसाधनों की सहायता से। जो दुर्लभ संसाधन हैं उनके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, फिर उसका उपभोग वो लोग करते हैं जिनको आवश्यकता होती है, और उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर वो उन आवश्यकताओं की तुष्टि करते हैं। इसी में ही एक गतिविधि और है पूंजी निर्माण, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। तो होता क्या है कि जो उत्पादन क्षमता में, क्योंकि ऐसा है नहीं कि जो उत्पादन क्षमता एक बार बन गई वो वैसी ही रहेगी, उसमें धीरे धीरे वृद्धि की जाती है उत्पादक द्वारा, जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए और जो लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो हर साल जो चीज़ें बनाते हैं उसका एक पोर्शन वो लोग बचा लेते हैं। जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनके रूप में उसको संग्रह कर लेते हैं, और इसी प्रकार से पूंजी का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली जो गतिविधि है वो है उत्पादन। उत्पादन में क्या है, अब हम लोगों ने पिछले जो था जिसमें हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा कि जो संसाधन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं और उनके कई सारे वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जिसकी वजह से कि चयन की समस्या का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो इन दुर्लभ संसाधनों का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में करते हैं। तो उत्पादन का लक्ष्य क्या होता है? उत्पादन का लक्ष्य होता है हमारी आवश्यकताओं की तुष्टि करना। हमारी आवश्यकताओं की तुष्टि करना उत्पादन का एकमात्र लक्ष्य होता है। तो उत्पादन से क्या होता है? उत्पादन से उपयोगिता का सृजन होता है। उपयोगिता का सृजन इस प्रकार से होता है कि उत्पादन से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं जो कि कुछ लोगों के लिए, जिनकी उनको आवश्यकता है, उनके लिए उपयोगी होती हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन उपयोगिता का सृजन करता है। तो इसलिए उत्पादन को उपयोगिता का सृजन करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्पादन गतिविधियों में क्या होता है? उत्पादन गतिविधियों में वस्तु और सेवाओं को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको सम्मिलित किया जाता है, और इसी प्रकार से जो लोग वस्तुओं और सेवाओं को बनाकर बाजार में बेचते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। यानी कि उत्पादक वस्तु और सेवाओं को बनाकर बेचते हैं। तो ये हमने अभी देखा कि उत्पादन होता क्या है। अब क्या है, उत्पादन किस प्रकार से होता है? तो उत्पादन करने के लिए कुछ साधन आवश्यक हैं। तो ये जो साधन है वो 4 प्रकार के साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो ये जो 4 प्रकार के साधन हैं वो उत्पादन के साधन कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, इसको एक एक करके जानते हैं। आइए, भूमि। तो भूमि क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि प्रकृति का उपहार है। प्रकृति के उपहार के रूप में इसको जाना जाता है। तो उपहार इसलिए है क्योंकि इसके एवज में प्रकृति हमसे कुछ नहीं
मांगती है। तो एक तरह से उसने हमको एक गिफ्ट दिया है। इसके अंतर्गत क्या आता है? भूमि के अंतर्गत भूमि कई प्रकार की हो सकती है। भूमि समतल हो सकती है, पहाड़ हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं। तो इसमें समतल भूभाग, पर्वत और पठार तीनों सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो समतल भूभाग होता है वो किस प्रकार से उपयोग में आता है? वो कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोगी होता है। जबकि जो पर्वत है वो जो समतल भूभाग है उसके लिए नदियों का प्रवाह सुनिश्चित करता है और साथ में वो पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। और जो पठार है, पठार में खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, जीवाश्म होते हैं, जिसकी वजह से कि उसमें बहुत से प्रकार के और प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल वगैरह भी हो सकते हैं, प्राकृतिक तेल वगैरह भी हो सकते हैं, ईंधन और जंगल, ये सब चीज़ें पठार हमको प्रदान करते। होता क्या है कि समतल भूभाग में तो कृषि होती है, वो कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होती है, तो वहाँ कृषि की जाती है। इसके साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी ये सब भी काम वहाँ किए जाते हैं, जिनको कि संबंधित क्रियाकलाप कहा जाता है। इसी के साथ साथ समतल भूभाग में ही भूमि के कुछ क्षेत्र को उद्योगों के लिए भी चिन्हित करके उनके अंदर उद्योग लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो भी समतल भूभाग में बसते हैं। अधिकतर जो नगर हैं वो समतल भूभाग में पाए जाते हैं। कुछ शहर पर्वत में भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो शहरों की अधिकता है वो समतल भूभाग में होती है। अब हम अगले संसाधन जो साधन है उत्पादन का उसके बारे में पढ़ते हैं, जो है श्रम। तो श्रम से क्या मतलब है? श्रम से अभिप्राय है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शारीरिक तथा मानवीय प्रयत्नों से इसका आशय है। इसका मतलब क्या है? इसमें शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों सम्मिलित होते हैं। शारीरिक श्रम आपने देखा होगा, मजदूर लोग अपने जो उनके शरीर का जो बल है उसका उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं या वस्तु के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग मानसिक श्रम भी करते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब लोग मानसिक श्रम प्रदान करते हैं और वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में संलग्न होते हैं या वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो ऐसे दोनों प्रकार के लोग जो शारीरिक श्रम प्रदान करते हैं या मानसिक श्रम प्रदान करते हैं वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। तो मानवीय संसाधन अपना श्रम प्रदान करता है या श्रम के रूप में एक सेवा प्रदान करता है। लास्ट में जो हमको समझने वाली बात है कि जो श्रम होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उसमें दोनों प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ती है, कुशल और अकुशल। अर्थात कुशल श्रम की आवश्यकता भी होती है और अकुशल श्रम की आवश्यकता भी होती है। तो जो केवल शारीरिक श्रम होते हैं, जैसे बोझा उठाना, बोझा उतारना और खेत जोतना, इसमें हो सकता है किसी विशेष कुशलता की आवश्यकता ना हो। लेकिन कुछ ऐसे श्रम होते हैं जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, वकील, कारीगर, जो बिजली का काम करते हैं वैसे कारीगर और दर्जी, ये सब लोग क्या है, इन सब के लिए कुशल होना आवश्यक है। तो कुशलता कहाँ से प्राप्त होती है? कुशलता प्राप्त होती है शिक्षा और प्रशिक्षण से। तो जो कुशल श्रमिक होते हैं वो शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से वो लोग कुशलता का अर्जन करते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ये हमने जाना श्रम के बारे में। अब आइए आगे पढ़ते हैं पूंजी। तो पूंजी क्या होता है? पूंजी से अभिप्राय होता है कि पूंजी को हम लोग, जैसे जो भूमि है वो तो एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन पूंजी एक मानव निर्मित संसाधन है जिसके अंतर्गत मानव निर्मित वस्तुएं और सभी प्रकार के धन सम्मिलित होते हैं। तो पूंजी से हमारा अभिप्राय उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सभी मानव निर्मित वस्तुओं और सभी प्रकार के धन से है। कौन सी वस्तुएं इसमें शामिल होंगी? जो कि उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं। मतलब सारी वस्तुएं पूंजी का रूप नहीं लेती हैं, केवल वही मानव निर्मित वस्तुएं पूंजी कहलाती हैं जो कि उत्पादन में प्रयोग की जाएं, और साथ साथ सभी प्रकार का धन भी पूंजी में सम्मिलित होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। सारी वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं केवल और केवल वो वस्तुएं होती हैं जो कि उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं।
जैसे पूंजी में मशीनों, औजारों, भवनों और पदार्थों आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात अभी मैंने आपको बताया कि ये एक मानव निर्मित संसाधन होता है। पूंजी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसका एक जो फायदा होता है, ये अन्य साधनों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अब कैसे वृद्धि करता है? मान लीजिए एक आदमी केवल और केवल बिना किसी मशीन का उपयोग करके कोई काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको उस काम करने में उतनी क्षमता उसकी नहीं होगी जितनी अगर उसको एक मशीन दे दी जाए और उसके माध्यम से उससे काम कराया जाए तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। आप किसी भी उदाहरण को इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए आपको जमीन खोदनी है, जमीन खोदने के लिए अगर आप फावड़े लेके मजदूर लगाएंगे तो वो मजदूर कई दिन में वो एक जमीन के टुकड़े को खोद के मिट्टी निकाल पाएगा, जबकि अगर उसकी जगह आप उसको एक मशीन दे देंगे जैसे जेसीबी वगैरह, तो वो खुदाई करके एक ही दिन में या 1 घंटे में ही सारी खुदाई कर देगा। तो इस प्रकार से उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से पूंजी जो जो भूमि और श्रम जैसी जो संसाधन है उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अब भूमि की कार्य क्षमता में वृद्धि कैसे करता है? मान लीजिए आप पहले जो खेती होती थी उसमें किसी प्रकार के उर्वरक या किसी प्रकार की जो कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह थी उनका प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है, आप ऐसे पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग करते हैं खेत के अंदर और आपको पहले से ज़्यादा फसल प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से पूंजी के माध्यम से खेत की या भूमि की कार्य क्षमता में वृद्धि भी की जा सकती है। इसके पश्चात है पूंजी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। पूंजी एक निष्क्रिय संसाधन है। अब निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि ये बिना श्रम के किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है, अर्थात जब तक श्रम नहीं इसमें सम्मिलित होगा तब तक खाली पूंजी का कोई फायदा नहीं होगा। तो बिना श्रम को लगाए इसका प्रयोग संभव नहीं होता, इसलिए निष्क्रिय साधन है, मतलब खुद कोई क्रिया नहीं कर सकता है। एक सीमित जीवन काल होता है, अर्थात जो पूंजीगत वस्तुएं हैं या पूंजी है उसका जीवन काल सीमित होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी मशीन है उसका एक टाइम पीरियड रहता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा की चलता रहेगा, वो कभी ना कभी खराब होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पूंजी है वो एक सीमित जीवन काल के साथ होती है और एक निश्चित अवधि के बाद इसका अप्रचलन हो जाता है, मतलब वो काम में नहीं लाई जा सकती है। पूंजी में क्या शामिल होते हैं? पूंजी में जो अचल या स्थिर पूंजी है जैसे पेचकस, कैलकुलेटर, इससे लेकर बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े जो यंत्र होते हैं जैसे इंजन, ट्रैक्टर, जलयान, ये सब के सब सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, जैसे कच्चा माल, सूत, मिट्टी, बीज, उर्वरक, ये सब के सब कार्यशील पूंजी में सम्मिलित होते हैं। मतलब जो ये अचल जो पूंजी है ये काफी लंबे समय तक काम करती है, दीर्घोपयोगी होती है, जबकि जो कच्चा माल होता है वो केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है। इसके पश्चात है उद्यम। तो उद्यम क्या करता है? उद्यम जो सारे संसाधन हैं और जो सारी उत्पादन की गतिविधियां हैं उनको संगठित करने की कला है। तो और जो उद्यम करता है उसको उद्यमी कहते हैं। तो ये जो उद्यमी होता है वो क्या करता है? वो उत्पादन प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेता है कि किस प्रकार से उत्पादन करना है, श्रम गहन विधि यूज करनी है कि पूंजी गहन विधि यूज करनी है। इसी प्रकार से जो हो रहा होता है पूरे पे नियंत्रण रखता है, किस प्रकार से क्या काम करना है सब बताता है। और उत्पादन में निहित जोखिम और अनिश्चितताओं, मतलब जो रिस्क है उसको कौन लेता है? उद्यमी लेता है। तो उद्यमी उद्यम के माध्यम से इन सब चीजों को करता है। तो उद्यम क्या है? उद्यम केवल और केवल गतिविधियों को संगठित करने की एक कला है। तो उद्यम उत्पादन गतिविधि को संगठित करने की एक कला है। तो और साथ साथ जो ये उद्यमी होता है उसी का ही दायित्व होता है कि जो उत्पादन संबंधी जितना भी भुगतान करना है, जो साधन उसने यूज किए हैं उसका भुगतान कौन करता है? उद्यमी करता है। उसके लिए भी वही उत्तरदायी होता है। तो उद्यमी की क्या विशेषताएं होती हैं? उद्यमी को विद्वान और साहसी होना चाहिए, मतलब वो होशियार होना चाहिए और रिस्क ले इसके लिए उसके अंदर साहस होना चाहिए।
मतलब जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए और उसमें नेतृत्व के गुण होने चाहिए। नेतृत्व से मतलब है लीडरशिप से, मतलब उसको एक अच्छा लीडर होना चाहिए। वो पूरी जो अपनी टीम है, जो सारे संसाधन हैं, जो मानवीय संसाधन हैं, उन सबको एक रास्ता दिखाए और अधिक से अधिक उत्पादन उन लोगों से प्राप्त करे। तो इस प्रकार के गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं साधन आय के बारे में। तो साधन आय क्या होती है? साधन आय से मतलब ये है कि साधनों के उत्पादन में क्या होता है, आपको पता है श्रम का आप यूज़ करते हैं, पूंजी का आप यूज़ करते हैं, भूमि का आप यूज़ करते हैं। तो ये जो साधन यूज़ आप करते हैं और जो साधनों का उपयोग आप करते हैं, उसके बदले में साधनों का भुगतान किया जाता है। तो जो साधनों का भुगतान आप करते हैं, तो जो साधनों के मालिक होते हैं, जैसे श्रम का मालिक श्रमिक, पूंजी का मालिक पूंजीपति या बैंक, तो इन सबको जो आप भुगतान करेंगे वो भुगतान उनके लिए एक आय की तरह होगा, तो उसको साधन आय कहते हैं। अब उत्पादन के साधनों के स्वामियों को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले में भुगतान किया जाता है। तो ये भुगतान जो है साधन भुगतान होता है, और जो साधनों के स्वामियों को आय हुई वो साधन आय कहलाती है। तो साधनों के स्वामी से मैंने आपको बताया, साधनों के स्वामी जो श्रम है उसका स्वामी श्रमिक है, जो कि अपनी सेवाएं देता है, अपनी सेवाएं बेचता है। इसी प्रकार से पूंजी जो होती है, पूंजी का स्वामी बैंक है या और जो पूंजीपति लोग हैं वो हैं। इसी प्रकार से जो भूमि है उसका स्वामी भूस्वामी है, और वो अपनी भूमि के बदले में किराया प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उन सबकी एक आय होती है। तो साधन सेवाओं के बदले में भुगतान को साधन भुगतान कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और उनकी आय को साधन आय कहते हैं। साधन आय किसके लिए हुई? साधन आय हुई स्वामियों के लिए, और साधन भुगतान हुआ उत्पादक के लिए जिसने भुगतान किया। पूंजी के स्वामी वे लोग होते हैं जिन्होंने पूंजीगत वस्तु का उपार्जन किया है। भूमि का स्वामी भूस्वामी होता है, श्रम का स्वामी श्रमिक होता है, उद्यम का स्वामी उद्यमी होता है, और इन सबको अपने साधनों के सापेक्ष या साधनों के बदले एक भुगतान प्राप्त होता है। इससे उनकी आय होती है, उस भुगतान को साधन भुगतान कहते हैं, और उनसे जो उनकी जो आय हुई उसको साधन आय कहते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए अब एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं, दो उदाहरणों से। जैसे आपने माना किसी ने कोई एक भूमि का टुकड़ा एक किराएदार ने लिया है एक भूस्वामी से, तो जो किराएदार है भूस्वामी को लगान या किराया देता है। तो भूस्वामी के लिए जो ये किराया है वो आय हो गई, और जो किराएदार है उसके लिए वो जो लगान है वो साधन भुगतान है, और भूस्वामी के लिए वो लगान एक साधन आय है। इसी प्रकार से एक नियोक्ता है या एक एम्प्लॉयर है जो नौकरी पर रखता है, किसको रखता है? एक श्रमिक को रखता है, और उसके बदले में जो उसका जो काम होता है, जो श्रम होता है, उसके श्रमिक को किराए पे लेता है। तो उस श्रमिक को किराए के लेने का मतलब है कि उसका श्रम की सेवाएं वो प्राप्त करता है, तो उसके एवज में उसको मजदूरी देता है। तो ये मजदूरी नियोक्ता के लिए तो साधन भुगतान है, और श्रमिक के लिए साधन आय है। ये साधन भुगतान है और इसके लिए साधन आय है। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से साधन आय और साधन भुगतान को हम व्याख्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो एक महत्वपूर्ण जो गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि, वो है उपभोग। तो उपभोग से मतलब है, आपको पता है कि हम लोग उत्पादन करते हैं उपभोग के लिए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए। इसी प्रकार से जो उपभोग गतिविधि है उसमें एक आदमी की या फिर सामूहिक रूप से जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनकी प्रत्यक्ष रूप से तुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। तो उपभोग का मतलब है कि कोई भी अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे सीधे तुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर रहा है, उसी को उपभोग बोलते हैं। तो उपभोग गतिविधि में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से तुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं के उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए बहुत से प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, जिसको कि उपभोग बोलते हैं। तो
हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे तेल, साबुन, साइकिल, फर्नीचर, टेलीविज़न, ऐसी पचासों चीज़ें आप वस्तुएं लेते हैं। और इसी प्रकार से सेवाएं भी लेते हैं, जैसे डॉक्टर की सेवा, अध्यापक की सेवा, बैंक की सेवा, बीमा कंपनियों की सेवा। तो इन सब सेवाओं का क्रय आप लोग करते हैं। आप लोग भी अपने आम जीवन में करते होंगे किसी न किसी प्रकार से सेवाओं और वस्तुओं का उपयोग, जिसको कि उपभोग कहा जाता है। तो अब हमने पहले पढ़ा था कि वस्तुओं और सेवाओं में क्या अंतर है, तो इसमें यही चीज लिखी हुई है कि उत्पादन तथा उपयोग के में समय का अंतराल होता है। किसमें? उत्पादन और उपभोग में समय का अंतराल होता है वस्तु के केस में। वस्तु का उत्पादन और उपभोग एक समय में नहीं किया जा सकता, जबकि जो सेवा होती है उसका उत्पादन और उपभोग एक ही समय में किया जा सकता है। मतलब उसके उत्पादन तथा उपभोग में समय का अंतराल नहीं होता है। तो ये वस्तुओं और सेवाओं के बारे में हम लोगों ने पहले बात की ही थी। जो वस्तुओं का उपभोग कब माना जाता है, तो वस्तुओं का उपभोग तब मान लिया जाता है जब उनका क्रय किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि कई सारी वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो कि दीर्घ उपयोगी होती हैं, जिनका की उपयोग आप एक लंबे समय तक करते हैं, तो उनका उपभोग आप तभी क्यों मान लेंगे जब उनका क्रय किया जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्र के हिसाब से केवल जैसे ही आप चाहे कैसी भी दीर्घोपयोगी वस्तु हो, जैसे फर्नीचर, साइकिल, जिनका कि अनेक वर्षों तक जिनकी सेवाएं हम लोग लेते हैं, लेकिन जब उनका क्रय किया जाता है तो उनका उपभोग हो गया है मान लिया जाता है, क्योंकि पैसे का आपने भुगतान कर दिया है। तो इस प्रकार से उसका उपभोग तभी मान लिया जाता है। अगला और लास्ट जो गतिविधि है वो है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण, हमें पता है पूंजी क्या होती है। हमने भी पढ़ा था कि मानव निर्मित वस्तुएं, ऐसी मानव निर्मित वस्तुएं जो कि उत्पादन में सहायक होती हैं, या फिर सभी प्रकार का धन, ये सभी के सब पूंजी के उदाहरण होते हैं। तो अब हमें पता है कि साधनों के स्वामी अपनी उत्पादक सेवाओं के बदले में साधन आय प्राप्त करते हैं। अब जो साधन आय वो प्राप्त करते हैं, वो लोग उस साधन आय को उसको या तो पूरा उपभोग कर लेंगे, उसको खर्च कर लेंगे अपने ऊपर, या फिर उसका एक भाग बचाकर उसको बैंक में रखेंगे, बचत करेंगे, और बैंक उसको फर्दर क्या करेगा, जो व्यवसायी हैं उनको ऋण देगा। तो इस प्रकार से अगर आप बचत कर रहे हैं और उसको बैंक में रख रहे हैं और बैंक उसको फर्दर किसी व्यवसायी को ऋण दे रहा है, तो इस प्रकार से पूंजी निर्माण होता है। अगर आप बचत करते हैं और बैंक में रखते हैं और बैंक उसको आगे किसी व्यवसायी को देता है। हमें पता है सारी आय वस्तुओं और सेवाओं पर आप व्यय नहीं करते हैं, कुछ आय को बचाकर भविष्य के लिए बैंक में जमा करते हैं, और यही चीज पूंजी निर्माण कहलाती है। इस प्रकार से आप लोग पूंजी निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये तो हुई एक इंडिविजुअल की बात। ऐसे ही जो उत्पादक होते हैं या उद्यमी होते हैं, वो लोग जो उत्पादन करते हैं उसमें से कुछ उत्पादन का उपभोग हो जाता है और कुछ उत्पादन वो पूंजीगत वस्तुओं के रूप में आगे के लिए रखते हैं, भविष्य के लिए रखते हैं। और भविष्य में वही जो उत्पादन है जो रखा गया है उपभोग से बचाकर, वही समृद्धि में सहायक होता है। उसी की वजह से ही वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है। तो मान लीजिए एक उदाहरण दिया हुआ है कि आप कोई एक व्यक्ति है, वो 500 रुपये की उसकी आय होती है और वो 500 रुपये का ही व्यय कर देता है, मान लीजिए खर्च कर देता है 500 रुपये। तो इसमें कोई भी पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। जबकि अगर एक व्यक्ति जिसको 500 रुपये की आय हो रही है, वो 300 रुपये व्यय करता है और 200 रुपये की बचत करता है। बचत तो उसने कर ली, लेकिन अभी भी दो ऑप्शन है। अगर उसने इस बचत को बैंक में रखा है तब तो ये पूंजी निर्माण है, और अगर उसने इस पैसे को ताले में रखा है अपने घर के अंदर, तो ये पूंजी निर्माण नहीं है, क्योंकि ये किसी भी रूप में कहीं पर भी उत्पादन के लिए सहायता नहीं कर रहा है, किसी व्यवसाय की सहायता नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की जो बचत है वो नहीं कहलाएगी पूंजी निर्माण, बल्कि जो बैंक में आपने पैसा रखा है उस बचत को हम पूंजी निर्माण कह सकते हैं। ये हमने समझा कि पूंजी निर्माण क्या होता है। अगर बची हुई मुद्रा को पूंजीगत वस्तु में लगा दिया जाए, केवल तभी पूंजी निर्माण होता है जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग सुगम हो जाता है। तो ये कुछ पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं। ये बहुत सारे जो टूल्स हैं, बहुत सारे जो यंत्र हैं वो दिखा रखे हैं, और ये दिखा रखी हैं मशीनें। तो ये चाहे वो छोटे छोटे टूल्स हों, छोटे छोटे यंत्र हों, या बड़ी मशीनें हों, सारी की सारी पूंजीगत वस्तुओं में आती हैं। बची हुई मुद्रा को पूंजीगत वस्तु में लगा दिया जाए,
केवल तभी पूंजी निर्माण होता है जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग सुगम हो जाए। ये आपको याद रखना है कि जो बची हुई मुद्रा है उसको कहाँ लगाया जाए, पूंजीगत वस्तुओं में लगाया जाए। पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो कि उत्पादन में सहायक होती हैं, जिनकी मदद से उत्पादन में सहायता मिलती है। सारी वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं नहीं कहा जाता है। तो एक वर्ष में जो पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में जो वृद्धि होगी, कितने में, एक वर्ष में, वो पूंजी निर्माण अथवा निवेश कहलाती है। पूंजी निर्माण को निवेश भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि पूंजी निर्माण क्या होता है। ये एक चक्रीय प्रवाह दिखा रखा है। चक्रीय प्रवाह में क्या है, ये एक उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, ये एक घर है, या जो एक हाउस होल्ड है या समाज है, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो उत्पादक है ये वस्तुएं और सेवाएं बनाता है, जिसको कि ये घर को प्रोवाइड करता है, और घर इसको क्या देता है, वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है और पैसा इसको उपलब्ध कराता है। इस पैसे का उपयोग ये अपने जो खर्चे हैं उनमें कर सकता है, और साथ साथ भविष्य के लिए पैसे को बचत करके पूंजीगत वस्तु के रूप में भी रख सकता है। तो जब ये दूसरा ऑप्शन चुनेगा तो ये पूंजी निर्माण कर रहा होता है। इसी प्रकार से मजदूरी, अब इसी प्रकार से जो घर होता है या समाज होता है वो इसको साधन सेवाएं प्रदान कराता है। मतलब भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये इसको साधन सेवाएं प्रदान कराता है, और ये उसके बदले में इनको साधन भुगतान करता है, जिसमें कि मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ सम्मिलित हैं। तो ये जो साधन भुगतान होता है ये इसकी साधन आय होती है। इस साधन आय की मदद से ये लोग वस्तुओं और सेवाओं को पर पैसा खर्च करते हैं, और साथ साथ एक पोर्शन बचाकर बैंक में भी जमा करते हैं, जो कि इनके द्वारा किया गया पूंजी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, जिसमें कि समाज और उत्पादक, या एक हाउस होल्ड या एक घर और एक उत्पादक हिस्सा लेते हैं। तो ये पूंजी का चक्रीय प्रवाह है। किस प्रकार से पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वस्तुएं और सेवाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं। तो आप समझ गए होंगे। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब इसका भी एक टॉपिक आएगा। तो धन्यवाद। आप लोगों का कोई सवाल हो वो लोग आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डालकर। और आप लास्ट में आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आपके ऐसे जो भी कोई मित्र हों या परिचित हों जो कि NIOS से पढ़ रहे हों, तो कृपया करके इस चैनल के बारे में और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।